मेरा नाम पूर्वी है। मेरी शादी राहुल से 4 साल पहले हुई थी। राहुल के परिवार में उसकी छोटी बहन राइमा और राहुल सिर्फ 2 ही लोग रहते हैं, क्योंकि राहुल के माता पिता उसके बचपन में ही गुजर चुके थे। राहुल ने आज तक मुझे किसी भी तरह की कोई कमी महसूस नहीं होने दी थी। इतना प्यार करने वाला पति पाकर मैं फूली नहीं समा रही थी, लेकिन मेरी खुशी ज्यादा दिन तक कहाँ टिकने वाली थी। एक बड़े एक्सीडेंट में मेरे पति का देहांत हो गया। अब तो मानो मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था, क्योंकि इतना प्यार करने वाले पति को खोकर मैं खुद को संभाल नहीं पा रही थी। लेकिन जैसे तैसे मुझे राइमा को भी संभालना था, इसलिए मैंने हिम्मत करके खुद को और राइमा को संभाला और इस दुख की घड़ी का सामना किया। मैं काम की तलाश में निकल गई। मुझे राइमा ने कहा था कि भाभी, मुझे पढ़ाई लिखाई करने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर लेंगे, बस यही बहुत है। लेकिन मैंने राइमा की बात नहीं मानी, क्योंकि मैं उसे पढ़ाई लिखाई करवाकर एक अच्छा इंसान बनाना चाहती थी, उसे उसके पैरों पर खड़ा करना चाहती थी। इसलिए मैं काम की तलाश में निकल गई और मुझे एक कंपनी में काम भी मिल गया। मैं दिन रात मेहनत करके राइमा को अच्छी जिंदगी देना चाहती थी, इसलिए मैं एक कंपनी में काम करने लगी। हंसी और दुख को झेलते हुए ऐसे ही दिन निकलते जा रहे थे। मेरी ननन को हमेशा से ही एक आदत थी कि वो सोने से पहले हमेशा मेरे गले लगकर सोती थी। अपनी ननन को गले लगाकर मैं भी सो जाती थी। लेकिन मैंने कुछ दिनों से एक चीज नोटिस की थी। पिछले 2-3 दिनों से जब भी मेरी ननन मेरे गले लगकर अपने कमरे में जाती थी, उसके बाद मैं इतनी गहरी नींद में चली जाती थी कि मुझे पता ही नहीं चलता था कि मेरे साथ क्या होता है। जब से राहुल का देहांत हुआ है, उसके बाद से मैं इतनी गहरी नींद में आज तक कभी नहीं सोई थी। जैसे ही मेरी ननन मेरे गले लगकर कमरे से बाहर जाती थी, उसके बाद से मैं मानो बेहोशी की हालत में चली जाती थी। सवेरे जब उठकर देखती तो कभी मेरे कपड़े पूरे बिखरे होते और कभी कभी तो पूरे बदन पर कपड़े भी नहीं होते थे। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। इस कदर रात को मेरे कपड़े कौन उतारता होगा। घर में तो सिर्फ मैं और मेरी ननन ही रहते हैं। मुझे राइमा पर भी शक होने लगा था कि कहीं वो तो कुछ नहीं कर रही है। लेकिन फिर मेरे मन में ख्याल आया कि नहीं, राइमा मुझे इतना प्यार करती है, मुझे उसके बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये बात किससे पूछूं और किसके साथ शेयर करूं जो मेरी इस उलझन से मुझे निकाल सके। इस तरह काफी दिन निकल गए, लेकिन ये हरकतें कम नहीं हुई। अब तो मेरे साथ कुछ और ही ज्यादा होने लगा था। मैं रात को जिस तरह सोती थी उस तरह सुबह बिल्कुल भी नहीं होती थी। मेरे पूरे कपड़े बदन से गायब होते थे और मेरा पूरा शरीर इस तरह टूटा था जैसे मानो मुझे किसी ने रोंदा हो। मैंने एक दिन राइमा से पूछा कि राइमा, मेरे साथ ये सब हो रहा है, क्या तुम्हें इस बारे में कोई खबर है? तो वो कहने लगी कि नहीं भाभी, ऐसी कोई भी बात नहीं है, और वैसे भी घर में कोई नहीं आता है, जरूर आप थकान के मारे सो जाती है और नींद में ये सब हरकतें कर लेती होगी। मुझे राइमा की बातों में जरा भी सच्चाई नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि जिस तरह वो बोल रही थी उसकी आवाज में घबराहट थी और वो मुझसे नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। मुझे पूरा शक हो रहा था कि जरूर राइमा कुछ ना कुछ कर रही है, क्योंकि वो आज से पहले कभी भी मुझसे बात करते समय इतना नहीं घबराई थी जितने आज मेरे इस सवाल को पूछने पर घबरा रही थी। तभी मेरे मन में विचार आया कि मैं अपने कमरे में कैमरे लगवा देती हूँ, उसके बाद सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और सारी सच्चाई मेरे सामने आ जाएगी। यही सोचकर मैं जब काम पर गई तो कुछ पैसे उधार लेकर कैमरे ले आई, और जब राइमा कॉलेज गई हुई थी तो मैंने अपने कमरे में कैमरा लगा दिया। कैमरा इतना छोटा था कि किसी को भी आसानी से दिखाई नहीं देता, और मैंने ये बात अपनी ननन को भी नहीं बताई। फिर आज मैं निश्चित हो चुकी थी कि रात में मेरे साथ क्या होता है। दूसरे दिन मैंने उठते ही देखा कि मेरी हालत रोजाना की तरह थी। मेरे कपड़े मेरे बदन पर नहीं थे और मेरा पूरा बदन कपड़ों की जगह कंबल से ढका हुआ था, और आज तो मेरे शरीर पर खरोच के निशान भी थे। आखिर ये खरोच के निशान कहाँ से आ गए, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। जैसे तैसे मैं बिस्तर से खड़ी हुई और राइमा के लिए खाना तैयार किया। उसके बाद जब वो कॉलेज के लिए निकल गई तो मैंने झट से वीडियो प्ले करके देखने लगी। तो उसे देखकर तो मेरी हालत खराब हो गई। मैं खुद को संभाल भी नहीं पा रही थी कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। भगवान ने वैसे ही मेरे ऊपर इतने जुल्म कर दिए थे, अब ये कौन सा नया जुल्म था जो सहना बाकी था। मैंने देखा कि मेरे कमरे में 2 लड़के आते हैं और मेरे पूरे शरीर से कपड़े उतारकर मेरे साथ गंदी हरकतें करनी शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं तो ठस से मस नहीं हो रही थी। मैं तो बिल्कुल एक जिंदा लाश की तरह पड़ी थी और वो दोनों मेरे साथ गंदी हरकतें कर रहे थे। उसके बाद मुझे उसी हालत में छोड़कर वो कमरे से बाहर चले जाते हैं। फिर कैमरे में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि वो लड़के अंदर आए तो कैसे आए। वैसे तो मैं सोने से पहले पूरे घर के दरवाजे और खिड़कियों को अच्छी तरह से बंद कर देती हूँ, लेकिन अब तो शक की सुई सीधे राइमा के ऊपर ही जा रही थी, क्योंकि उसके अलावा तो घर में और कोई नहीं था। लेकिन वो भी तो मेरी तरह एक लड़की ही थी, तो ऐसा कैसे कर सकती है। मैं तो गुस्से में पूरी तरह आग बबूला हो गई। मुझे राइमा के ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था, दिल तो चाह रहा था कि उसे कॉलेज जाकर घसीटते हुए घर लेकर आऊं। मैं राइमा के आने का वेट करने लगी। शाम को जब वो कॉलेज से घर वापस आई तो मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने कमरे की ओर घसीटते हुए लेकर जाने लगी। तो वो कहने लगी, भाभी क्या हो गया है आपको, ऐसे क्यों कर रही हो मेरे साथ। तभी मैंने उसको अपने बिस्तर पर ले जाकर पटक दिया और वो वीडियो दिखाते हुए पूछा, ये सब क्या है। तभी वो बहाने बनाने लगी, मुझे क्या पता ये सब क्या है और मुझे ये सब क्यों दिखा रही हो, और आपके साथ ये लड़का कौन है। तभी मैंने राइमा को खींचकर एक थप्पड़ मारा और बोला कि ज्यादा भोली बनने का नाटक मत करो मेरे सामने, सच सच बता दो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो हाथ जोड़कर मेरे सामने खड़ी हो गई। वो कहने लगी कि भाभी मुझे माफ कर दो, मैं लालच में आ गई थी। दरअसल कॉलेज में लड़कियां हर रोज नई नई ड्रेस पहनकर आती थी और हर रोज पार्टियां करती थी, लेकिन मेरे पास इतने रुपए नहीं थे।
फिर सभी लड़कियां मेरा मजाक बनाने लगी, कहने लगी कि तुम्हारे पास तो पार्टी करने के भी पैसे नहीं है। फिर मुझे बहुत गुस्सा आता था, इसलिए मैंने एक प्लान बनाया कि क्यों ना मैं आपको धंधे में डाल देती हूँ, क्योंकि सरेआम तो धंधे में आप जाती नहीं, इसलिए मैंने धोखे से आपको धंधे में डाल दिया और उससे मुझे पैसे आते थे। उसने मेरे कॉलेज में मेरी शान बढ़ा दी थी। जब से मैं कॉलेज में ज्यादा पैसे लेकर जाने लगी, तब से सारी लड़कियां मेरे आगे पीछे घूमती थी और मेरी हर बात मानती थी। मैंने राइमा से पूछा कि तुम ये सब कैसे करती थी, तो वो कहने लगी कि भाभी मैं अपने हाथ के ऊपर बेहोशी की दवा लगा कर आती थी और जब मैं आपके गले से मिलती थी तो अचानक से आपकी नाक के पास से हाथ ले आती थी, जिससे वो दवा आप सूंघ लेती थी। अब बेहोशी की हालत में चली जाती थी। वो बेहोशी की दवा इतनी ज्यादा तेज थी कि उसे सूंघ लेने के बाद 12 से 13 घंटे तक इंसान होश में नहीं आ सकता। अब तो मुझे खुद पर शर्म आ रही थी कि मैं एक ऐसी ननन की भाभी थी जो इतनी गिर सकती है। तभी वो हाथ जोड़ते हुए बोली कि भाभी मुझे माफ कर दो, मैं अपनी झूठी शान के लिए ये सब कर बैठी। मैंने राइमा को धक्के देकर कमरे से बाहर निकाल दिया और अपना कमरा अंदर से बंद कर लिया और जोर जोर से रोने लगी। मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं इन हालतों में पहुंच जाऊंगी। मैं चाहकर भी राइमा को माफ नहीं कर सकती थी। अब तो मैं जितना भी हो सकता था उतना उससे दूर रहती थी, लेकिन उसको अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो बार बार अपनी गलती का पश्चाताप कर रही थी। फिर मुझे दया आ गई और राहुल के बारे में ख्याल आ गया। वो जहाँ कहीं भी हो उसकी आत्मा जरूर दुखी हो रही होगी। फिर मैंने राइमा को माफ कर दिया और उसे एक सही रास्ते पर लेकर गई। उसके बाद उसने अच्छे से पढ़ाई करके एक अच्छी सी नौकरी पा ली। दोस्तों, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और जाने से पहले हमारे चैनल फेम स्टोरी हिंदी को सब्सक्राइब ज़रूर करें और